इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जो रिटायर्ड पर्सन्स है उन लोगों के लिए क्या इन्वेस्टमेंट प्लान सही होगा। मेरा नाम है कौस्तव और आप देख रहे हो ग्रो मनी। जब हम लोग यंग रहते हैं, 20s 30s में रहते हैं, तब हमारा कोशिश ये रहता है कि हमारे पैसे को कैसे कितना ग्रो करवा सकते हैं हम लोग। और जब हम लोग 40 क्रॉस करते हैं, 50 क्रॉस करते हैं, रिटायरमेंट के नजदीक आ जाते हैं, तब हमारा अप्रोच चेंज हो जाता है और हम उस पैसे को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो अप्रोच है ये चेंज होता रहता है। तो डेफिनेटली जो 30s के एज ग्रुप के लोगों के लिए जो इन्वेस्टमेंट प्लान होगा वो डेफिनेटली 50 अबव लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान वो नहीं होगा, कुछ दूसरा होगा जिससे उनका पैसा प्रोटेक्टेड रहे। तो आज डिस्कस करेंगे दो एज ग्रुप को लेके, 50 to 60 एंड अबव 60। केस 1, आप 50 to 60 इयर्स के एज ग्रुप में हो एंड आप कुछ सालों में रिटायर करने वाले हो, तो आपके लिए क्या इन्वेस्टमेंट प्लान सही होगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, आपके जितने साल बचा है रिटायरमेंट से पहले, आप हर एक साल अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट का 80% अमाउंट आप ईपीएफ एंड पीपीएफ में इन्वेस्ट करो, क्योंकि दीज आर द सेफेस्ट ऑप्शंस। इसमें इन्वेस्ट करोगे तो आफ्टर रिटायरमेंट आपको पेंशन भी मिलेगा, एक लमसम अमाउंट भी मिलेगा जो आपके आगे जाके एक सपोर्ट होगा। अगर आपको ये नहीं पता कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट कैसे डिसाइड किया जाता है, तो आप ये वाला वीडियो देख लीजिए, आपको बजटिंग अच्छे से समझ में आ जाएगा। सेकंड ऑप्शन है आपका जो 20% बचा हुआ इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसको आप एक डेट फंड में इन्वेस्ट कीजिए। डेट फंड एक म्यूचुअल फंड है जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड ये सब में इन्वेस्ट करता है। तो ये करीब करीब एक फिक्स्ड इनकम जनरेट करता है, तो आपको करीब 8 से 9% तक रिटर्न मिल जाएगा। बट सिंस दिस इज डिपेंडेंट ऑन मार्केट, तो थोड़ा बहुत डेविएशन हो सकता है, बट उतना उतार चढ़ाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो डेट फंड इज द बेस्ट फॉर यू अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये रहा दो ऑप्शन आपके लिए अगर आप 50 to 60 इयर्स के एज ग्रुप में हो तो। केस 2, आप रिटायर कर चुके हो एंड आपको पीपीएफ एंड ईपीएफ का सारा जो पैसा था आपको मिल गया है। मैं पेंशन के बात यहां पे नहीं करूंगा क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर को छोड़ के बाकी सारे सेक्टर्स में पेंशन होते नहीं है। तो आपके लिए क्या क्या इन्वेस्टमेंट प्लान हो सकता है। फर्स्ट, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। आप पोस्ट ऑफिस में जाइए एंड एक सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम ओपन कीजिए। आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे देख सकते हो क्या क्या बेनिफिट्स है इस स्कीम का। फर्स्ट बेनिफिट ये है, ये आपको फिक्स्ड इनकम देता है एंड 7.4% का रिटर्न जनरेट करता है एंड ये हर क्वार्टर कंपाउंडिंग होता है, मतलब इंटरेस्ट पे आउट जो होता है वो हर क्वार्टर होता है। नाउ हु कैन ओपन द अकाउंट? एन इंडिविजुअल अबव 60 इयर्स ऑफ एज। अगर आप 60 इयर्स के ऊपर है, मतलब आप रिटायर कर चुके हो, तो आप ये अकाउंट ओपन कर सकते हो। यू आर कंसिडर्ड एज सीनियर सिटीजन। ये लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इसे पढ़ सकते हो। आप डिपॉजिट क्या कर सकते हो, आप 1000 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हो एंड 1000 के मल्टीपल के हिसाब से आप डिपॉजिट कर सकते हो। मतलब आप 1000, 2000, 3000, 4000, 10,000, 30,000 ऐसे करके डिपॉजिट कर सकते हो। बट इट कैन नॉट बी 1500, 1200 ऐसे आप नहीं कर सकते। आप 1000 के मल्टीपल से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। नाउ इंटरेस्ट शैल बी पेएबल ऑन क्वार्टरली बेसिस। ये क्वार्टरली इंटरेस्ट पे आउट होता है और इसका मतलब यह होता है कि क्वार्टरली कंपाउंडिंग होता है। तो आपका जो कैपिटल है वो हर एक क्वार्टर में उसके साथ अपना इंटरेस्ट जो पे आउट होगा वो जुड़ के एक नया कैपिटल बनेगा एंड फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर ये होगा आपका कैपिटल एंड देन अगेन आफ्टर दैट क्वार्टर इंटरेस्ट पे आउट होगा, इसके साथ इंटरेस्ट जुड़ेगा एंड देन अगेन फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर, मतलब थर्ड क्वार्टर के लिए वो होगा आपका कैपिटल। तो ऐसे होता है कंपाउंडिंग का कैलकुलेशन। और एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, प्री मैच्योर क्लोजर। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंट कैन बी प्री मैच्योरली क्लोज्ड एनी टाइम आफ्टर डेट ऑफ ओपनिंग। आप कभी भी क्लोज कर सकते हो, बट उसका कुछ कंडीशंस है। इफ अकाउंट क्लोज्ड बिफोर 1 year, no interest will be payable and if any interest paid in account shall be recovered from principal। तो अगर आप 1 साल से पहले ये अकाउंट को क्लोज कर देते हो तो उस 1 साल के लिए आपका जो इंटरेस्ट क्वार्टरली पे आउट हुआ था वो सारे रिकवर्ड हो जाएगा, आपको खाली प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाएगा। नाउ इफ अकाउंट क्लोज्ड
after 1 year but before 2 year from the date of opening, an amount equal to 1.5% will be deducted from the principal amount. principal amount से 1.5% आपको डिडक्ट होगा, वो आपको काट लिया जाएगा एज अ पेनल्टी, या फिर एग्जिट लोड ऐसे कुछ बोल सकते हो आप उसको. If account closed after 2 years but before 5 years from the date of opening, then 1% will be deducted from the principal amount. तो ये रहा आपका जो सीनियर सिटीजन स्कीम है उसका बेनिफिट्स. और यहाँ पे आप मैक्सिमम 15 lakhs इन्वेस्ट कर सकते हो, डिपॉजिट कर सकते हो, एंड इसके अगेंस्ट आपको 80C में टैक्स एग्जेम्पशन भी मिलेगा. और जो इंटरेस्ट पे आउट होगा ईयरली, अगर इंटरेस्ट का अमाउंट 50,000 से ज्यादा है तो आपका टीडीएस कटेगा. एंड इफ यू सबमिट 15A और 15G फॉर्म तो टीडीएस नहीं कटेगा. एट द टाइम ऑफ आईटीआर फाइलिंग आप उसे दिखा सकते हो. दिस इज सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम ऑप्शन. ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है. अगर आप 60 के अबव हो, या पोस्ट ऑफिस में जाके कर सकते हो, बैंक में भी अवेलेबल है, आप कर सकते हो, बट मैं पर्सनली बोलूंगा कि आप पोस्ट ऑफिस में जाके ये कराओ. ऑप्शन नंबर 2, आप कुछ पैसे एक अच्छे डेट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो. ज्यादा पैसा नहीं, कुछ पैसे, क्योंकि अगेन इट इज डिपेंडेंट ऑन मार्केट. ये मैं क्यों सेकंड ऑप्शन में रखा हूं, क्योंकि इसमें जो रिटर्न आपको मिलता है वो 8 से 9% तक मिलता है. बट अगेन एज आई सेड बिफोर कि ये डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर, थोड़ा बहुत डेविएशन हो सकता है. एक अच्छे से एक्सपर्ट के साथ बात कीजिए एंड करके एक अच्छा फंड चूज कीजिए, करके इन्वेस्ट कीजिए. ऑप्शन नंबर 3, एफडी एंड आरडी. ये आपके लिए सबसे सही तरीका है इन्वेस्ट करने का. हाँ, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम इज द बेस्ट ऑप्शन, बट उसके बाद एफडी एंड आरडी आर द सेकंड बेस्ट चॉइस फॉर यू. तो आप आरडी एंड एफडी कहां पे करोगे? सीनियर सिटीजन्स के लिए आरडी एंड एफडी का जो इंटरेस्ट रेट है वो थोड़ा ज्यादा होता है जनरल इंटरेस्ट रेट से. तो आप कोई भी गवर्नमेंट बैंक्स या प्राइवेट बैंक या फिर ग्रामीण बैंक्स में जाके ये एफडी और आरडी कर सकते हो. अगर आपको एफडी कराना है 5 साल के लिए तो मैं रिकमेंड करूंगा आप पोस्ट ऑफिस से कराओ. वहां पे आपको 6.7% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा. ये आपको कहीं पे इससे ज्यादा शायद नहीं मिलेगा. मैं जितना रिसर्च किया हूं उससे मुझे नहीं दिखा कि इससे ज्यादा कहीं पे मिल रहा है. तो आप देख लीजिए, ये ऑप्शंस है एफडी एंड आरडी का, जो मुझे लगता है आपके लिए बहुत सही ऑप्शंस है. आप कोई भी एक कर सकते हो, आरडी एफडी कुछ भी कर सकते हो. बैंक में जाइए, गवर्नमेंट ओन्ड, प्राइवेट बैंक, ग्रामीण बैंक, कहीं पे भी जाके ये आप करा सकते हैं. नंबर 4, प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना. ये एक LIC पॉलिसी है जिसमें आपको 7.4% पर एनाम के हिसाब से एक पेंशन मिलता है. पेंशन का जो फ्रीक्वेंसी है, यू हैव दैट ऑप्शन, यू हैव 4 ऑप्शंस टू चूज. मंथली आपको पेंशन चाहिए कि क्वार्टरली चाहिए, हाफ ईयरली चाहिए, ईयरली चाहिए, आप चूज कर सकते हो. एंड ये पेंशन फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करके आपका जो पॉलिसी का परचेस प्राइस है वो डिसाइडेड होता है. तो चलिए एक बार कंप्यूटर स्क्रीन में देख लेते हैं इसके सेल्स ब्रोश्योर में क्या डिटेल्स लिखा हुआ है. आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो, ये एक LIC पॉलिसी है जैसे मैंने बताया. तो ज़्यादा कुछ नहीं डिटेल, ये PDF में मैं अटैच कर दूंगा, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप इसे डाउनलोड करके खुद पढ़ सकते हो सारे जो डिटेल्स. बट मैं यहाँ पे क्या आपको बेनिफिट मिलेगा, क्या क्या ऑप्शंस है यहाँ पे, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ. तो मिनिमम एंट्री एज है 60 ईयर्स, जैसे मैंने बोला 60 अबव के लोगों के लिए ये पॉलिसी है. मैक्सिमम एंट्री एज नो लिमिट. पॉलिसी टर्म है 10 साल का, तो 10 साल आपका ये पॉलिसी चलेगा. उसके बाद आपको जो कॉर्पस जनरेट होगा, जो भी होगा वो वापस मिलेगा, मतलब आपका जो प्रिंसिपल है वो वापस मिलेगा. अच्छा, मिनिमम पेंशन एंड मैक्सिमम पेंशन, ये 2 चीज है. मिनिमम पेंशन, अगर आपको 1000 रुपए पर मंथ का पेंशन चाहिए तो उसके लिए परचेस प्राइस क्या होगा. 3000 रुपए पर क्वार्टर पेंशन चाहिए, ये सारे मिनिमम अमाउंट है. अगर आप मंथली पेंशन चूज करते हो तो 1000 रुपीज पर मंथ आपको पेंशन मिलेगा, ये लोएस्ट अमाउंट है. क्वार्टरली 3000, हाफ ईयरली होगा तो 6000 एंड ईयरली होगा तो 12000, ये लोएस्ट अमाउंट है. मैक्सिमम कितना पेंशन हो सकता है, अगर आप मंथली लोगे तो 9250 रुपीज, क्वार्टरली लोगे तो 27750 रुपीज एंड हाफ ईयरली लोगे तो 55500 रुपीज एंड ईयरली लोगे तो 1,11,000 रुपीज. तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या लेना, कौन सा फ्रीक्वेंसी पसंद करते हो, कौन सा फ्रीक्वेंसी आप लेना चाहते हो. लेकिन सबसे जो बेनिफिट मिलेगा आपको
वो अगर आप ईयरली पेंशन चूज करोगे तो, क्योंकि परचेस प्लान का जो प्राइस है वो थोड़ा घट जाता है अगर आप ईयरली पेंशन चूज करोगे। नीचे ही देख लेते हैं पेमेंट ऑफ परचेस प्राइस। अगर आप पेंशन मोड ईयरली करते हो तो मिनिमम परचेस प्राइस 1,56,658 रुपीज और मैक्सिमम परचेस प्राइस है 14,49,086 रुपीज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर आप ईयरली पेंशन चूज करते हो कि आपको ईयरली पेंशन चाहिए, तो आपको मिनिमम जो पैसा देके पॉलिसी को खरीदना होगा वो है 1,56,658 रुपीज। जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो इस पॉलिसी में वो है 14,49,086। तो एक बार ये देख लेते हैं कि अगर आप 1,56,658 इन्वेस्ट करते हो, मतलब पॉलिसी खरीदते हो ये पैसे देके, तो आपको ईयरली कितना पेंशन मिलेगा। एंड अगर आप 14,49,086 रुपीज देके ये पॉलिसी खरीदते हो तो कितना पेंशन आपको मिलेगा। जस्ट ऊपर ही हम लोग देखेंगे, ये था मिनिमम परचेस प्राइस, मतलब आपको 12,000 पर ईयर का पेंशन मिलेगा अगर आप 1,56,000 से खरीदते हो, और अगर आप 14,49,000 से खरीदते हो तो आपको मिलेगा पर ईयर 1,11,000। तो ऐसे ही हिसाब यहां पे दिया हुआ है। तो अगर आप ईयरली चूज करोगे पेंशन तो मिनिमम परचेस प्राइस एंड मैक्सिमम परचेस प्राइस दोनों ही बहुत कम होता है मंथली परचेस प्राइस से। नाउ क्या क्या बेनिफिट है? पेंशन तो एक आपको मिल ही रहा है, हर एक साल मिलेगा, मंथली मिलेगा, जो भी आपका पेंशन मोड होगा। डेथ बेनिफिट, ऑन डेथ ऑफ द पेंशनर ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म ऑफ 10 years द परचेस प्राइस शैल बी रिफंडेड टू द बेनिफिशियरी। मतलब आपको एक नॉमिनी देना होगा, उनको मिल जाएगा जो परचेस प्राइस है। मतलब अगर आप 14,49,000 से खरीदे हो ये पॉलिसी, तो ऐसा ना हो। आई विश यू वेरी गुड हेल्थ, बट फिर भी टू मेक यू अंडरस्टैंड द पॉलिसी डिटेल्स ये बोलना जरूरी होता है। इफ पॉलिसी ओनर का डेथ हो जाता है तो जो परचेस प्राइस है वो नॉमिनी को रिफंडेड हो जाता है, लेकिन उसके बाद से कोई पेंशन आगे LIC आपको नहीं देगा या फिर नॉमिनी को नहीं देगा। Maturity benefit, on survival of the pensioner to the end of the policy term of 10 years, purchase price along with the final pension installment shall be payable। तो लास्ट ईयर का जो इंस्टॉलमेंट होगा, लास्ट ईयर का जो पेंशन अमाउंट होगा 1,11,000, उसके साथ ये 14,49,000 आपको वापस किया जाएगा। तो ये रहा बेनिफिट्स, एंड इसके साथ साथ आपका टैक्स बेनिफिट है। ये परचेस प्राइस आपको 80C के अंदर टैक्स बेनिफिट मिलेगा। आपको मैं ये डिटेल जो ब्रोशर है, सेल्स ब्रोशर है, ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, इसको अपलोड कर दूंगा। आप देख लीजिए इसको डिटेल में पढ़ के क्या आपके लिए सही है या नहीं है। नो, अभी आपके मन में एक सवाल आ रहा है कि भाई कौस्तभ, आपने तो 3 नंबर पे FD एंड RD को बताया एंड 4 नंबर पे ये LIC पॉलिसी को बताया, जहां पे FD एंड RD में आपको मिल रहा है 6.7% एंड इस LIC पॉलिसी हमें दे रहा है 7.4% रिटर्न। तो आपने 3 नंबर पे FD RD को क्यों रखा? इसका पर्पस समझने से आपको ये डाउट क्लियर हो जाएगा। किसे FD RD करना चाहिए, किसे ये पॉलिसी करना चाहिए। पहले मैं बात करता हूं किसे ये LIC पॉलिसी करना चाहिए। आपकी रिटायरमेंट के बाद PPF का, जो EPF का और भी जो फाइनल सेटलमेंट के बाद जो पैसा मिलता है वो मिला के अगर आपके पास अभी 30 लाख से ज्यादा है या फिर 30 लाख है, देन आप ये पॉलिसी खरीद सकते हो, क्योंकि ये पॉलिसी में आप 15 लाख से ये पॉलिसी परचेस कर रहे हो एंड ये 15 लाख रुपए आपके 10 साल तक LIC के पास ही रहेगा। उसके बदले में आपको हर साल 1,11,000 करके पेंशन मिलेगा। बट आपके पास अगर 15, 16, 17 लाख है और उनमें से आप 15 लाख रुपए एक जगह 10 साल के लिए जमा कर दिए हो, तो आपको अगर अचानक से जरूरत पड़े कुछ पैसे की, 5, 6 लाख, 10 लाख की, आप कहां से लाओगे? तो इसीलिए जिनके पास 30 लाख का सम है तो यू कैन गो फॉर दिस पॉलिसी। नाउ जिनके पास 15, 16, 17 लाख, 20 लाख रुपए है, उनके लिए ये पॉलिसी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। आपको FD एंड RD करना है। आप 1 लाख रुपए पर मंथ का RD कीजिए, 1 साल के लिए RD कीजिए। आपका 12 लाख रुपए एक साथ पेमेंट नहीं होगा, आपको 1 लाख करके हर महीने पेमेंट होगा, मतलब इन्वेस्टमेंट होगा। एंड 1 साल बाद वो जितना भी इंटरेस्ट मिलेगा, जितना पैसा होगा वो आप फिर से वापस ले लेंगे। इसमें रिस्क बहुत कम है। रिस्क मतलब मैं मार्केट का रिस्क नहीं बोल रहा हूं, एज वाइज हेल्थ रिस्क
और कोई भी सिचुएशन का रिस्क, ये मैं बता रहा हूं। तो ये दो पॉलिसी, मतलब दो पॉइंट, एफडी एंड आरडी एंड एलआईसी पॉलिसी, ये दो अलग अलग लोगों के लिए है, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया। अगर आपको फिर भी ये डाउट है तो मुझे प्लीज कमेंट्स में बोलिए, मैं एक्सप्लेन करूंगा फिर से। दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट जो आप कर सकते हो। आप अगर रिटायर्ड पर्सन हो तो आप अपने हिसाब से चूज कीजिए कौन सा आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा, तो वही आप कीजिए। तो ये रहा आज का वीडियो। अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई सजेशंस है, तो प्लीज कमेंट्स में बताइए मुझे। और अगर आप जो देख रहे हो ये वीडियो, आप अगर कोई दूसरे एज ग्रुप से बिलोंग करते हो तो प्लीज आप अपने पेरेंट्स को या फिर आपके रिलेटिव्स में जो रिटायर होने वाले या फिर रिटायर्ड हो चुके हैं, तो उनको भी बताइए ये सारे प्लान, उनको भी थोड़ा बहुत मदद हो जाएगा। आई होप कि जितना मैंने इन्फॉर्मेशंस दिया है वो सारे आपको बहुत हेल्पफुल लगा है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पे नए हो तो। आई विश यू गुड हेल्थ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।